एस्पिरेंट्स कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में। और ये वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि वेरियस एग्जामिनेशन में आप लोग के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स करके पढ़िएगा, ताकि आप लोग के जो एग्जाम होने वाला है इसमें काफ़ी आप लोग का हेल्प होगा। इन मेरे हेल्प कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट डिट्टो चल के नहीं आएंगे, लेकिन इन्हीं के बेसिस पे कॉन्सेप्ट, इन्हीं के बेसिस के जैसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इन क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क्स करके पढ़िएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से आप लोगों को मैं कराने वाला हूँ। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझ के इसको कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्त, तो चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों के सामने ये पहला क्वेश्चन है दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, इंग्लिश और हिंदी में आप लोग ये मत कहिएगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऐसे जो भी है मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं 100% अपना इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी नहीं समझ आने वाला लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन आप लोग के पढ़ाई में आप लोग को जो एग्जामिनेशन को निकालना है उसके अंदर आप लोग को रोड़ा इसको नहीं बनने देना है। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ को आपको समझ में के चलना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी। अब देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मैं हिंदी में भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जब दो चार्ज यानी कि जब दो आवेश को एक दूसरे से, डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जों के बीच की दूरी को क्या मतलब कि जब दो चार्ज के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है यानी कि इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है। तो देखिए आपको ये क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स का फॉर्मूला पता होता है। कूलम्ब्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो आर स्क्वायर जो होता है ये बीच की दूरी को बताता है। तो आर स्क्वायर जो है आप लोग का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप लोग एफ और आर के बीच कैसा रिलेशन है, 1/r² का रिलेशन है। अगर मैं आर को बढ़ाऊंगा तो मेरा एफ ऑटोमेटिक है कि घट जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे है, इनका रिलेशन है। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे क्या आंसर होगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ। देखिए एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है। इस तरह का सवाल आप लोग को आएगा तो डायरेक्ट आप लोग याद रखना है कि करंट डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है आप लोग का। मैं इसको निकलवा भी सकता हूँ कि किस तरह से इसका फॉर्मूला किस तरह से निकलता है। तो इसको आप लोग निकालने से जरूरी ज़्यादा है। देखिए मैं आप लोग को बता भी दे रहा हूँ कि J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, यानी कि J आप लोग का क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। और ये आप लोग का आई जो आप लोग का चार्ज है उसको दिया गया है आई, और ए आप लोग का एरिया है। ठीक है, तो एरिया का जो साइन होता है वो मीटर स्क्वायर होता है ऐसे यूनिट, और जो आप लोग का आई का मतलब हो जाएगा चार्ज, उसका मतलब होता है आवेश यानी कि एम्पियर। ठीक है, अब देखिए इसी के मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वो आप लोग के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। देखिए क्या क्या है कि पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का जो हिंदी में मतलब होता है वो ध्रुव प्रबलता होता है। इसको लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्रुव प्रबलता, एम्पियर मीटर। अब देखिए तीन तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है, मेरे साथ दोहराइएगा आप लोग। एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है, तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है करंट डेंसिटी। ठीक है सर, और पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, अब देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर रहेगा तो वो आप लोग का हो जाएगा करंट डेंसिटी, और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो वो आप लोग का हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पेरेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक की खासियत ये है दोस्त कि आप लोग को हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको एक जगह करके दे दिया गया है। आप लोग उसको आराम से लगाओ और उसको लगा के आप लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं कितने क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए और कितने क्वेश्चन मेरे से नहीं रह गए। और जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना दोस्त, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरह से इसका जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, बहुत ही लाजवाब ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। और अगर आप लोग इसको गाइड को पढ़ने के बाद अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है आप लोग के पास। मैं आप लोग को उसको भी, ये दोस्त आप लोग का स्टडी गाइड और स्टडी प्रैक्टिस सेट जो भी है दोनों, ये आप लोग का चक्षु पब्लिकेशन का, ये आप लोग का स्टडी गाइड हो जाएगा और ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। अगर आप लोग स्टडी गाइड को पहले पढ़ लेते हो, उसके बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। या आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो उतना ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग एक बार स्टडी गाइड को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट चक्षु पब्लिकेशन का लगा रहे हो तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अपने एग्जाम में फायदा मिलेगा। ठीक ना, तो आप लोग एक बार इसका जरूर, एक बार 12 वाला क्वेश्चन आया है, समझ गया
जाते थे, जो भी एस्पिरेंट होते थे, कि अगर उनसे कह दिया जाता था कि सर पारा वाला क्वेश्चन आया था, तो उनको पता चल जाता कि पारा वाला क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, ध्यान से। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब दो पारा के बूंदों को मिलाया जाए तो एनर्जी क्या होता है। इसको, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन कि एनर्जी एमिट होगा तब क्या होता है, तो टेम्परेचर आपका कम होता है। इसको याद रखिएगा हमेशा। जैसे मैंने आदर्श गैस के लिए मैंने आप लोग को बताया था NDUT करके, निम्न ताप उच्च दाब, ऐसे मैंने आप लोग को बताया था, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा उस क्वेश्चन को, कि आदर्श गैस के लिए क्या होता है, NDUT होता है। और इसके लिए जब दो पारे के बूंदों को एमिट किया जाता है, यानी कि एनर्जी एमिट किया जाता है, एनर्जी निकाला जाता है, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर आपका कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, तो देखिए मैं आप लोग को इसका फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ। R इज इक्वल टू, एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी कि ये जो है आप लोग का प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, तो इस पर आप लोग अभी ध्यान मत दीजिएगा। देखिए मैं टेम्परेचर पे यहाँ से कहाँ से निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे हो जाएगा, और एरिया पे आपका हो जाएगा, और यहाँ से जो है आपका रेजिस्टिविटी जो है, यहाँ से आप लोग को टेम्परेचर के फॉर्म में इसको चेंज करने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को काफ़ी डीप से पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं। तो जिसको पता होगा कि रो किस किस फॉर्म में चेंज होता है, वो आप लोग को आसानी से बना सकता है इस क्वेश्चन को। और अन्यथा और बाकी स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। ये काफ़ी मतलब कि जेन्युइन सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, छुटकू सा क्वेश्चन है। जब मून पर बॉम्ब विस्फोट कराया जाता है, इसकी ध्वनि पृथ्वी पर नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग का साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, निर्वात। वैक्यूम को हिंदी में बोला जाता है निर्वात। साउंड जो होता है, ध्वनि जो होता है, वो मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो आप लोग का उसमें ट्रैवल नहीं करता है। साउंड जो होता है वो आप लोग का बिना माध्यम के वो चल नहीं सकता है, साउंड जो होता है। ठीक है, लेकिन लाइट जो होता है वो बिना माध्यम के भी चल सकता है। आप लोग रेडिएशन मेथड जानते होंगे, सूर्य से प्रकाश आता है, क्या हम लोग वहाँ से तार लगाए हुए हैं कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आएगा, नहीं ना। तो ये आप लोग का यहाँ पे समझ जाओ कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट से याद रखोगे ना कि क्या हम लोग ने तार लगाया है, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि नहीं, मैंने तो तार नहीं लगाया है, यानी कि जो आपका लाइट है वो आप लोग का चल जाता है। लेकिन जो साउंड है, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे एयर है, एयर के सराउंडिंग में मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आप लोग को तो सुनाई दे रहा है। ठीक है दोस्त, इस तरह से समझना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, 7 नंबर, जो मैं आप लोग को अभी कराने वाला हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा, इसी के बेसिस पे आप लोग को डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्त। इफ द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन आप लोग को पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सर आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, इज 50%, यानी कि कार्नोट इंजन की दक्षता, जो हिंदी वाले हैं वो सुनो, कार्नोट इंजन की दक्षता 50% है, एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंक का जो ताप है वो आप लोग का 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। देखिए दोस्त, सोर्स हमेशा बड़ा होता है, इसको याद रखिएगा कि सोर्स हमेशा बड़ा होता है, सिंक हमेशा छोटा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सोर्स हमेशा बड़ा होता है, सिंक हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं आप लोग को लिख देता हूँ। यहाँ पे ये होता है इफिशियंसी का साइन, ठीक ना, ईटा, ये होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब देखिए T2 T1, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा, आप लोग बस एक बता, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो मैं आप लोग बता रहा हूँ। ये देखिए 1 अपॉन, अगर 5/7 करेंगे, अगर मेरा T1 बड़ा रहेगा, यानी कि सोर्स जो है वो मेरा T1 होगा, अगर नीचे वाला मेरा बड़ा होगा तभी ये घट सकता है। समझ रहे बात मेरा, अगर नीचे वाला मेरा बड़ा होगा तभी ये घट सकता है। ये 1 माइनस 5/7 रहेगा, तभी यहाँ से मैं 1 को घटा सकता हूँ, इसमें से 1 से ये घट सकता है। नहीं तो अगर मेरा नीचे वाला छोटा रहेगा तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये आप लोग का माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में नहीं लाना है, ठीक ना, पता चल गया आप लोग को। अब देखिए, अब दो बात यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरा बात। कभी भी कार्नोट इंजन की अगर इफिशियंसी जो दी हुई है वो परसेंटेज में दी हुई है, उसको हमेशा चेंज करना है हमको, किसमें, परसेंटेज से हमको हमेशा उसको इसमें क्या बताया, बट्टा में उसको लेके आना है, यानी कि उसको हमको रेशियो में या फिर उसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करके लाना है। 500/100 हो गया, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब भी सेल्सियस में दिया रहेगा उसको हमेशा हमको केल्विन में चेंज करना है। टेम्परेचर को हमको हमेशा केल्विन में लेना है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन एक बार इस तरह से पूछ दिया गया था कि कार्नोट इंजन में जो हम लोग की दक्षता होती है उसको अगर 50% है, और अगर उसका पहले वो टेम्परेचर को केल्विन में ही दे दिया गया था, तो बोला था कि क्या, दोनों टेम्परेचर को दे दिया गया था और बोला था कि क्या जो ये दक्षता है वो इन दोनों के समान है, बराबर है, तो पहले इन दोनों को इक्वेट करके निकालना था। तो उस क्वेश्चन को देख लेना है ध्यान से, कितने कैंडिडेट क्या किए थे कि
उसमें जो केल्विन में दिया हुआ है पहले से ही उसको और केल्विन में चेंज और 273 और जोड़ रहे हैं उसमें, तो वो गलत है, ठीक है ना। आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए T2 आप लोग का कितना हो जाएगा, 50 डिग्री है यहाँ पे T2, तो 273 प्लस 50 तो इतना आ जाएगा आप लोग का केल्विन। अब इसके बाद आप लोग का आता है कि 50 डिग्री यहाँ पे अगला मैंने जो आप लोग को बताया कि इन एन इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 जो होता है उसको आप लोग कर दीजिएगा। इससे आप लोग को देखिए ये 50 है, यहाँ पे नीचे वाला 100 था, ये यहाँ से गया। इसके बाद इसको कैलकुलेशन है सारा, ये आप लोग सारा कैलकुलेशन देख सकते हो। और आप लोग का यहाँ से T2 का जो T1 का वैल्यू है वो आप लोग का 646 डिग्री केल्विन में आ गया। अब 646 डिग्री केल्विन भी ऑप्शन में होगा, आप लोग को उसको भी ध्यान देना है। 646 डिग्री केल्विन ऑप्शन में होगा, लेकिन आप लोग को आंसर किस में देना है, जब आपका सिंक का टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है तो सोर्स का भी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में ही देना है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करना है, 273 यहाँ से माइनस कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप लोग को एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 को माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको, मेरा ध्यान से बात सुनो, अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 को माइनस करना पड़ेगा। अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया मेरा बात। अब देखिए ये क्वेश्चन, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला। ये देखिए दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी। जो दोनों क्वेश्चन क्या है, मतलब कि इन दोनों को बोलने का तरीका है, ठीक है ना। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहाँ पे, और वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला। टेस्ला के बराबर होता है। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला, इज दैट ट्रू और फॉल्स, तो आप लोगों में से जितने कैंडिडेट को पता होगा कि ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन को लिंक करके याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। अगर क्वेश्चन को लिंक करके याद कीजिएगा तो इस क्वेश्चन की वजह से आपको वो क्वेश्चन याद रहेगा और उस क्वेश्चन की वजह से आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई ऑन BSF RORA में पूछा गया डिट्टो क्वेश्चन है। जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने आप लोग बताया था पहले कि आप लोग BSF RORA में जो आप लोग का पेपर ऑफलाइन हुआ था उस पेपर को आप लोग ज़्यादा के देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन इस तरह के आया हुआ है कि नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई ऑन ऑल बॉडी इन यूनिवर्स, ठीक है। ऑल बॉडी इन यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपका सभी वस्तुओं पे अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। मैं आप लोगों को दोनों लॉ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये दोनों लॉ कभी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे याद करना है ये भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, और सेकंड लॉ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने कैसे इसको याद किया था, मैं इसको आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार इसको भूल जाता था। तो मैं देखिए फर्स्ट सी, आप लोग अपने स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ पे 1C करके सेक्शन होगा, क्लास का सेक्शन होता है जैसे A B C, तो उस तरह से 1C, 1 का C है, 1 का C यानी कि पहले क्लास का C, यानी कि किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ का सी से क्या स्टार्ट होगा, चार्ज। तो चार्ज इसको याद करें। अगर मेरे को पहला नियम याद है तो दूसरा नियम तो पता ही है कि एनर्जी पे कंजर्वेट करता है, क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे नियम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे भी आते हैं, ठीक ना। अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ अटक गया और ये कंजर्वेशन से ही पूछ रहा है कि कौन सा लॉ से ये कंजर्वेशन पे सिद्धांत आधारित है, तो आप लोग 99% मेरे हिसाब से एनर्जी लगा के आओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो 99% चांस होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन पे ही वो कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन ऐसा करना मत, अगर याद होगा तो सीधा सटीक मारना, ये नहीं कि सौरभ भैया बताए थे तो मैं करके आया, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर आपको याद होगा तो उसको सटीक करके आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना अच्छा है ना कि आपको क्या बताएं। देखिए क्या क्वेश्चन है, वर्क डन इज ऑल्सो नॉट थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब देखिए वर्क डन अगर आपका नहीं है तो क्या क्या आपका है, देखिए ध्यान दीजिए मेरे बात को, ठीक है दोस्त। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करके रखिएगा, 11 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है आपको मैं इसको क्लियर करा रहा हूँ। आप लोगों ने सम आयतनिक, समदाबीय, समताप, क्या आपने कभी सम ऊर्जा का नाम सुना है, बताइए मेरे को। क्या आपने कभी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में सम ऊर्जा का नाम सुना है, नहीं। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को करके आ सकते थे कि सम ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन, आप लोग का ये एनर्जी जो होता है वो आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम का पार्ट नहीं है एनर्जी। अब ये किस तरह से नहीं है, तो वर्क डन इज नॉट ऑल्सो नॉट थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वर्क डन भी है वो आप लोग का, वो इस तरह का कार्य नहीं कर, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम नहीं है। इस दोनों को याद रखिएगा आप लोग कि एनर्जी और वर्क डन दोनों जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है दोस्त। 11 क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा दिया। 12 क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आप लोग को है, आप लोग का तो मैंने आंसर भी दिखा दिया। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करके देखिएगा
बताइएगा कि आप लोग को इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप लोग बोलिएगा मेरे से, मैं इन सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। अगर आप लोग को ये अच्छा नहीं लगा तो उसको भी मेरे को बताइएगा कि भैया ये मेरे को पसंद नहीं आया। सब अपना अपना, ये नहीं कि पूरा समाज का आपको ये बताना है, आपको कैसा लगा ये आपको बताना है, ठीक ना। पूरे उसको नहीं देखना है कि मेरे को सबका देखना है, मैं लीडर बन के चल रहा हूँ। अपना देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए बढ़िया है, ठीक ना। एग्जाम में आप लोग लीडर बन के नहीं वहाँ पे एग्जाम को क्रैक कीजिएगा, अपने से उस वहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।